वेलकम टू ऑल ऑफ यू गाइस। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल में। मैं कैलाश केवाल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। चलिए गाइस, क्लास को हम लोग आगे बढ़ाते हैं। जैसे कल हम लोगों ने पार्ट 1 देखा था, आज पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हम लोगों ने कल आर्टिकल 1, 2 एंड 3 ये 3 आर्टिकल हम लोगों ने देख लिए थे। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे आर्टिकल 4 के बारे में, और उसके बाद कुछ एमसीक्यू है जिनके बारे में गाइस हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारा जो आर्टिकल 4 रहता था, और आर्टिकल 1, 2, 3 में भी कुछ बातें हैं जिनको हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, जैसे कि कल हम लोगों ने डिस्कस करा था आर्टिकल 1, 2 एंड 3। 1 में आप लोगों को पता है जिसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस करा था। यहाँ पर दिखाया गया था आप लोगों को, यहाँ पर दिखाया गया था इंडिया दैट इज भारत। ठीक है। और आप लोगों ने देखा था यहाँ पर हम लोगों ने बातें करी थी किसकी, यूनियन ऑफ स्टेट्स की। यानी कि ये क्या वर्ड दे रखा है, यहां पर जो वर्ड दे रखा था वो दे रखा था राज्यों का संघ। आप लोगों को मैंने बताया था यहां पर जो शब्द यूज कर रखा था, क्या यूनियन वर्ड यूज कर रखा था, ना कि फेडरेशन। फेडरेशन ऑफ स्टेट्स नहीं कह सकते हम लोगों ने, फेडरेशन ऑफ स्टेट्स का कोई कंसेप्ट नहीं अपनाया है। यहां पर है हमारा यूनियन ऑफ स्टेट्स की हम लोगों ने बातें करी है। ये जो फेडरेशन है इसका मतलब होता है आप लोगों का, इसका मतलब भी समझौता होता है, यानी राज्यों का एक समूह होता है। जैसे कि यूएसए में हम लोग इस फेडरेशन वर्ड को यूज करते हैं। जैसे कि वहां पर आप लोगों ने देखा था 16 राज्य थे, और ये जो राज्य थे और जो सेंटर था, ये आपसी सहमति का एक परिणाम था, यानी कि उन लोगों के बीच में एक समझौता था। यानी कि वहां पर राज्य भी जो थे वो भी क्या थे, स्वतंत्र थे, और केंद्र भी। ठीक है ना। इन दोनों के बीच में इन दोनों के बीच में समझौता हुआ था, उस आधार पर क्या है, एक स्टेट्स बना था। ठीक है ना। इस आधार पर क्या बना था, एक पूरा का पूरा यूनियन बना था, वो सॉरी स्टेट्स बना था, जिसको हम लोग कह सकते हैं फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। वो किसका परिणाम था, वो था समझौते का परिणाम। यानी कि उनके बीच में आपस में समझौता हुआ था। लेकिन भारत के कंसेप्ट में ऐसा कुछ नहीं है। भारत में वर्ड जो यूज करा गया है वो यूनियन, यानी कि यहाँ के जो राज्य हैं वो केंद्र के साथ किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है, केंद्र के साथ किसी भी समझौते का परिणाम नहीं है। यानी कि इन राज्यों को केंद्र से अलग होने का भी किसी भी तरीके का कोई अधिकार नहीं दिया गया, इनकी कोई खुद की सोवरेनिटी नहीं है। ठीक है ना, कोई ऑटोनॉमी नहीं है। यहां पर सिर्फ और सिर्फ जो डिसीजन लिए जाएंगे वो किसके द्वारा, केंद्र के द्वारा। यानी कि इनके बीच में किसी तरीके से कोई समझौता नहीं। गाइस, तो फेडरेशन और यूनियन इसको समझते हुए चलिएगा। आगे जो हम लोग पार्लियामेंट्री डिस्कस करेंगे, पार्लियामेंट डिस्कस करेंगे, तो हम और डिटेल में देखेंगे। और इससे पहले मैं आप लोगों को फेडरेशन वगैरह के यूनियन की डेफिनेशन में आप लोगों को ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, ऑलरेडी क्लास के अंदर। क्लियर है। उसके बाद जो हमारा आर्टिकल 2 था, आर्टिकल जो सेकंड था, उस आर्टिकल 2 के हम लोग अंदर हम लोगों ने क्या देखा था, जिसमें आप लोगों ने बातें करी थी, जिसमें आप लोगों को बताया था, क्या था कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। गाइस, पीछे वाला थोड़ा सा मैं लेके चल रहा हूं ताकि आप लोगों को याद रहे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना, उसको कहने का मतलब क्या है, जैसे कि मान लीजिए ये इंडिया है। ठीक है ना। यहाँ पर ये अलग अलग वो दे रखा है आप लोगों को, अलग कंट्रीज दे रखी है। यहाँ पर ये पाकिस्तान का दे रखा है, यहाँ पर ये नेपाल का दे रखा है। अब उसने क्या कहा है कि नए राज्यों की स्थापना, क्या कहा है, नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना। अगर मान लीजिए ये नेपाल है, इसको यहां पर भारत में ही अगर इसको मिला लिया जाए, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि नए राज्यों का प्रवेश, यानी कि कोई एक है वो किस में मिल गया है, भारत में मिल गया है, तो ये नए राज्यों का प्रवेश के आधार पर हम लोग इसको लिख सकते हैं। क्लियर है। दूसरा कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना। अब स्थापना की बातें भी कर रहा है। स्थापना का कंसेप्ट क्या है यहाँ पर, स्थापना का मतलब यहाँ पर जो काइस दिखा रखा है वो ये दिखा रखा है कि मान लीजिए पाकिस्तान है, इसका ये वाला एरिया, मान लीजिए हम लड़ाई होती है, ये वाला हम लोगों ने ले लिया एरिया, मान लीजिए सिंध वाले एरिया हम लोगों ने ले लिया, तो हम इसको चाहे राजस्थान के अंदर मिलाएं, चाहे इसको हम गुजरात के अंदर मिलाएं, तो यहां पर ये हो जाएगा, या फिर इसको हम लोग अलग से ही कह दे, तो ये हो जाएगा इसकी स्थापना को लेकर के, कि नए राज्यों का प्रवेश या फिर स्थापना को लेकर हमने क्या करी है, बातें करी है। क्लियर है गाइस।
पहला आर्टिकल क्लियर हो गया, दूसरा आर्टिकल क्लियर हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं किसकी, तीसरे आर्टिकल की। तीसरा आर्टिकल गाइस मोस्ट इंपोर्टेंट आर्टिकल है। इसमें क्या कहा गया था, इसमें कहा गया था कि नए राज्यों का गठन, क्षेत्रों, सीमाओं या मौजूदा राज्यों के नामों में परिवर्तन, ये हो गया। संसद कानून द्वारा कर सकती है गाइस, ये तो है संसद कानून द्वारा, क्यों, क्योंकि सर्वोच्च सुप्रीमेसी है, वो है, उसको ये अधिकार दे रखा है। अब यहां पर देखना, मैंने बताया था कि दो या दो से अधिक राज्यों या राज्यों को हिस्सों को मिलाकर या राज्य के किसी हिस्से में किसी भी क्षेत्र को एकजुट करके नया राज्य बनाना, क्षेत्र में वृद्धि करना, कम करना, सीमाओं में परिवर्तन और किसी भी राज्य का नाम बदलने का ये अधिकार दे रखा है। गैस ये अधिकार दे तो रखा है, लेकिन ये अधिकार किसको दिया गया है, ये अधिकार दे रखा है संसद को। ये अधिकार किसको दे रखा है, संसद को दे रखा। अब यहां पर एक चीज समझिएगा, ये जो अधिकार की बातें करी गई थी गैस, आर्टिकल 3 के अंदर ये जो बात करी गई थी अधिकार की, कि भैया ये अधिकार किसको दिया गया, भैया ये अधिकार संसद को दिया गया है। ठीक है, जिस राज्य में ये करना है, क्या उसके विधानमंडल की भी परमिशन की आवश्यकता है, क्या उसके विधानमंडल की भी परमिशन की आवश्यकता है। गैस देखिएगा, संसद जो कहती है वहां पर प्रस्ताव भेजा जाएगा, वहां पर प्रस्ताव भेजा जाएगा, उनको बताया जाएगा कि ऐसे ऐसे हम इसके सीमा में, क्षेत्र में, नाम में परिवर्तन चेंज करना चाहते हैं। ठीक है ना। अब ये कह देती है नहीं, ये कह देती है नहीं, या ये कह देती है हाँ तो ठीक है, नहीं तो यानी कि जो संसद है वो इनकी इस बात को मानने के लिए बाध्य नहीं है। अगर वो कुछ कहती है या नहीं भी कहती है, तो भी जो डिसीजन संसद का रहेगा वही डिसीजन क्या है, फाइनल है। अरे ये मना कैसे कर सकती है, जब इनका ही वजूद, इनका ही अस्तित्व संसद के ऊपर टिका हुआ है, संसद के द्वारा ही इनका निर्माण हो रहा है, बनाया जा रहा है, तो इनके तो बातों का कोई मतलब नहीं है। हाँ ये है कि इनको बताया जाएगा कि भैया इस तरीके से हम बदलाव कर रहे हैं, हम चेंजेस करना चाहते हैं, लेकिन इनकी बातों को मानना, इनकी बातों को मानना संसद के लिए किसी भी तरीके से बाध्य नहीं है। तो गैस यहां पर क्या है कि संसद को इस तरीके से चेंजेस करने का जो अधिकार है वो दिया गया है। कल मैंने आप लोगों से डिस्कस कर दिया था कि ये सारा का सारा अधिकार जो राइट है वो किसको दिया गया है। तो पार्लियामेंट जो है, संसद जो है, वो इस तरीके का बदलाव कर सकती है, संसद को ये अधिकार दिया गया है। और वो कंसेप्ट आप लोगों को पता ही होगा कि राष्ट्रपति की पूर्व अनुशंसा के आधार पर। क्लियर है। अब देखिए आगे चलते हैं यहां पर। अब यहां पर गाइस एक क्वेश्चन और अटक के आता है, यहां पर एक क्वेश्चन और अटक के आता है जिसमें बातें करी गई थी। गाइस क्या बातें करी गई थी, वो ये कहता है क्या कोई भारतीय क्षेत्र, वो यहां पर देखा है गैस, एक क्वेश्चन है यहां पर, कहता है क्या कोई भारतीय क्षेत्र, क्या कोई भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। गाइज यहां पर ये क्वेश्चन उठता है आप लोगों के पास, वो ये कहता है कि क्या कोई भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। गाइज ये वाला केस उठाता, आप लोगों को पता होगा, एक केस था हमारा, कौन सा, बेरुबाड़ी मामला। बेरुबाड़ी मामला था जो आप लोगों ने देखा होगा, ये केस उठा था गाइस। बेरुबाड़ी मामला क्या था आप लोगों को पता है, पश्चिम बंगाल में एक जगह थी बेरुबाड़ी करके, ठीक है ना, पश्चिम बंगाल में एक जगह थी बेरुबाड़ी करके, और जो भारत और पाकिस्तान का जो लाइन थी, ये इंडिया है और ये पाकिस्तान है, ये इसकी लाइन जो जा रही थी, बॉर्डर जो लाइन जा रहा था, उसका निर्माण करा था सर रेडक्लिफ के द्वारा। किसके द्वारा, सर रेडक्लिफ जी के द्वारा। ठीक है ना। अब ये जो रेड क्लिफ जे थे, इनको जैसे जानकारी थी उस आधार पर इन्होंने देख लिया था। अब ये ऐसा तो है नहीं कि पूरे भारत में पाकिस्तान से लेकर के पूरी बाउंड्री सीमा तक घूमे होंगे कि भैया देखने चलते हैं कैसी है स्थिति है क्या है। इनको जैसा लगा उस हिसाब से क्या कर दिया, एक लाइन खींच दी गई, भैया ये पाकिस्तान का है और ये भारत है, ये एक बॉर्डर है। तो उन्होंने उस दिन क्या करा था, उस केस में क्या करा था, पश्चिम बंगाल का एक एरिया है गाइस बेरुबाड़ी, वो बेरुबाड़ी ये मामला जो था वो किसको दे दिया, भारत को दे दिया।
ठीक है ना, ये भारत का हिस्सा है। लेकिन वहां की जो जनसंख्या थी, वहां की जो सबसे ज्यादा जनसंख्या थी गाइस, वो थी मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या। कौन था? यानी कि मुस्लिम समुदाय की जनसंख्या जो जाती, तो पाकिस्तान ने यहाँ पर क्लेम करा, पाकिस्तान ने क्लेम करा कि ये पाकिस्तान का हिस्सा है, ये किस तरीके से वहां दे दिया गया। अब यहाँ पर मुस्लिम समुदाय सबसे ज्यादा, तो उन्होंने क्लेम करा कि भैया ये हिस्सा जो है वो पाकिस्तान का है, ये कैसे कह दिया। अब उन्होंने लिख दिया, अब उन्होंने इस बात को तो बता दिया, लेकर प्रस्ताव में रख दिया, लेकिन किसी भी तरीके से बताया नहीं क्या है, ये बातें नहीं करी। यहाँ पर क्या हुआ कि इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवाद उठने लगा, बहुत ज्यादा विवाद उठने लगा। तो यहाँ पर क्या था, जैसे कि मैं बताता हूँ आप लोगों को, यहाँ पर हमारे एक पर्सन थे, फिरोज शाह नून, जो ये थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री थे, और नेहरू जी थे, नेहरू जी थे, ठीक है ना, वो पीएम थे भारत के लेके। अब वो क्या कर रहे थे कि विश्व शांति की बातें कर रहे थे, नेहरू जी उस समय लगे हुए थे कि भाई पीस को, शांति स्थापित करनी चाहिए पूरे ऑल ओवर वर्ल्ड में लेकर। तो वो नहीं चाहते किसी भी तरीके से कोई ज्यादा विवाद हो। तो उन्होंने क्या कहा, नेहरू जी के और फिरोज शाह के बीच में सन 1958 में एक समझौता हुआ। इस समझौते के आधार पर इन्होंने जो ये बेरोबाड़ी वाला मामला एरिया था, वो पाकिस्तान को दे दिया। अब यहाँ के जो लोग बाग थे, उन लोगों ने हंगामा उठा दिया कि भैया हम लोगों ने अपनी सरकार चुनी, अपने हिसाब से चुना, और आपने ये किस तरीके से आपने उनको दे दिया। तो बहुत ज्यादा स्थिति उत्पन्न हो गई, बहुत ज्यादा हो गई। अब यहाँ पर क्या करा भैया, इस स्थिति को संभाला जाए। तो उन्होंने ये कहा, क्या आर्टिकल 3 के तहत, क्या आर्टिकल 3 के तहत किसी एरिया को किसी बाहर वाले देश को दिया जा सकता है? यानी कि भारत राज्य के किसी क्षेत्र को, भारत के किसी क्षेत्र को क्या किसी अन्य देश को दिया जा सकता है? अब ये मामला उठा। तो गाइज मामला जब उठा, तो यहां पर जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी जो थे, वो प्रेसिडेंट थे। वो किसके प्रेसिडेंट थे? भारत के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने क्या करा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 143, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 143 के अनुसार, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से क्या करे, सलाह मशवरा करा। यहाँ पर अगर राष्ट्रपति किसी भी केस में फंस जाता है, किसी भी चीज को, बात को लेकर के अगर वो डिसीजन नहीं ले पाता है गाइस, तो वो क्या करता है, वो राष्ट्रपति जी जो है, वो सुप्रीम कोर्ट से सलाह मशवरा मांगते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांगा उन्होंने कि भाई क्या करा जाए। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि देखिए, ये जो दिया है वो सही नहीं है, गलत है, लेकिन आपने जो दिया है वो अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 3 में जैसा लिखा हुआ है कि आप अंदर के जो आंतरिक है उसके बारे में दे सकते हो, लेकिन किसी बाहरी देश को आप इस तरीके की चीजें नहीं दे सकते। किसी बाहरी देश को इस तरीके से कोई क्षेत्र नहीं दे सकते। तो यहीं पर क्या कोई भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है? तो उन्होंने मना करा कि भैया ऐसे नहीं दिया जा सकता। आर्टिकल 3 में जो मेंशन है, वो सिर्फ और सिर्फ मेंशन किसके लिए है? आंतरिक आधार पर, जो आंतरिक है उसको लेके है, ना कि बाहरी को लेकर। तो सुप्रीम कोर्ट ने गाइस यहाँ पर दो स्टेटमेंट दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर आप दे सकते हो तो उस पर दो बातें निकल के आती हैं। वो बोले कि भैया कौन कौन सी दो बातें निकल के आ रही है, जरा उनके बारे में जिक्र करा जाए। उन्होंने कहा कि जो संसद है वो 368 के तहत, यानी कि अनुच्छेद 368 के तहत आर्टिकल 3 में इस बात को मेंशन कर दे कि अन्य देश को ये हिस्सा जो है वो दिया जा सकता है। गाइस पहली कंडीशन तो ये होगी। पहली कंडीशन क्या? कि आर्टिकल 3 में ये मेंशन कर दे, यानी कि इस बात को शामिल कर दे कि भारत का कोई भी हिस्सा, कोई भी हिस्सा जो है, क्षेत्र है, वो किसी अन्य देश को दिया जा सकता है। बोले ठीक है भाई। दूसरा, अगर ये नहीं, तो दूसरा केस ये है कि 368 में संशोधन करे, तो ये जो बेरूबाड़ी वाला मामला था, जो बेरूबाड़ी क्षेत्र था, उसको भारतीय संघ से हटा दिया जाए। गाइस जब भारतीय संघ से हट जाएगा तो ऑब्वियसली बात निकल जाएगा, और उसके आधार पर अनुच्छेद 1 और अनुसूची 1 में क्या कर दिया जाएगा? परिवर्तन कर दिया जाएगा। गाइस ये कंडीशन लगी थी। अब देखो दो यहां पर है। पहली कंडीशन क्या थी कि संसद जो है 368 के तहत आर्टिकल 3 में अमेंडमेंट करे, संशोधन करे, और इस बात को मेंशन कर दे कि भारत जो है अपना हिस्सा किसी अन्य, कोई अपना क्षेत्र का जो हिस्सा है वो किसी अन्य देश को दे सकता है। या फिर दूसरा, कि ये जो बेरोबाड़ी है इसको भारतीय संघ से हटा दे, और अनुसूची 1 और अनुच्छेद 1 में क्या कर दे? परिवर्तन कर दे, चेंज कर दे।
बोले भैया ठीक है, ये वाली बात है। हाँ बोले, उन्होंने कहा भैया ये भी गलत है। बोले कैसे? बोले इसमें भी नहीं हुआ। अब यहाँ पर जब करा गया तो आगे को ध्यान में रखते हो कि भैया आगे की जो कोई गवर्नमेंट आई, उन्होंने क्या कहा कि मान लीजिए अगर कोई ऐसी बात हुई तो वो अपनी मनमानी करेंगे और किसी भी हिस्से को अन्य देश को दे देंगे, ऐसे तो पूरा भारत ही खत्म हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि ये कंसेप्ट नहीं रखना चाहिए, ये वाला कंसेप्ट रखना चाहिए। क्या? कि ये वाला कंसेप्ट की जो बेरूवाड़ी वाला है, इसको भारतीय संघ से हटा दें और इनमें क्या कर दे, परिवर्तन कर दें। गाइज इस बात को अपनाया गया, इस बात को क्या करा गया, अपनाया गया। और उस आधार पर क्या करा, नौवां संविधान संशोधन किया गया 1960 को लेकर के। और बेड़ूवाड़ी जो क्षेत्र है उसको क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को सौंप दिया गया। उसको क्या कर दिया गया, पाकिस्तान को सौंप दिया गया। तो गाइज ये स्थिति निकल के आ रही थी यहां पर। क्या कोई भारतीय क्षेत्र को, क्या कोई भारतीय क्षेत्र किसी अन्य देश को दिया जा सकता है? तो गैस नहीं दिया जा सकता। अगर ऐसा देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 368 आपको संशोधन करना पड़ेगा। उसी संशोधन के आधार पर आप दे सकते हो। लेकिन जब आर्टिकल 2 और 3 की बातें करी जाएंगी तो वो बातें जो कर रखी है वो आंतरिक कर रखी है, यानी कि इंडिया के अंतर के भूभाग को लेकर के बातें करी गई, ना कि बाहर को लेकर के। क्लियर है गाइज यहां तक? तो गाइज ये मोस्ट इंपोर्टेंट था ये, जिसके बारे में ये बताया हुआ था। और इसी के साथ जो आर्टिकल 4 जो आता है वो क्या कहता है कि आर्टिकल 4 जो आता है, आर्टिकल 4 जो आता है वो कहता है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 के आधार पर अगर कोई बात करनी है, कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत बनाए गए कानून पहली अनुसूची पूरक आकस्मिक परिणाम संशोधन के लिए प्रदान। वो ये कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 को लेकर अगर आंतरिक कोई बातें करी जा रही हैं तो उसमें किसी भी तरीके से 368 का प्रयोग नहीं किया जाएगा, अगर इंटरनली कोई बातें करी जा रही हैं। क्लियर है? अगर किसी बाहरी क्षेत्र को देना है, अगर किसी बाहरी, हमारा कोई क्षेत्र है किसी बाहरी देश को अगर देना है तो उस आधार पर आपको 368 का क्या करना पड़ेगा, सारा लेना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा, उस आधार पर देना पड़ेगा। और यहां पर देने के लिए गैस कौन से का, किसका, साधारण बहुमत का प्रयोग करना है। किसका? साधारण बहुमत, यानी कि सिंपल मेजोरिटी के आधार पर चलना है, ना कि स्पेशल मेजोरिटी को लेकर। क्लियर है गाइस? तो ये बातें थी आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक की। आर्टिकल 1, 2, 3 एंड 4 को लेकर मैंने आप लोगों को डिस्कस कर दिया है। पहला आप लोगों को समझ में आ गया था, दूसरा तीसरा कल बताए दिए थे, तीसरे का थोड़ा सा पोर्शन रह रहा था जो मैंने आज बता दिया आपको, और चौथा आर्टिकल मैंने डिस्कस करवा दिया आपको। क्लियर है गाइस? तो ये 4 आर्टिकल के बारे में आपका हो गया। अब देखिए गाइस, आगे कहता है कि राज्यों और केंद्र शासित, हाँ, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का जो विकास था वो किस तरीके से। अब आपको पता है जब बनाया गया था, हम लोगों ने जब उस समय बातें करी गई थी तो उस समय स्टेट्स की बातें हैं प्लस यूटीज, इन दोनों को शामिल करा गया था, स्टेट्स प्लस यूटीज को लेकर के शामिल करा गया था। अब वो कहता है कि जब संविधान लागू होने के समय भारतीय संघ में राज्य शामिल थे, भारतीय संघ में क्या थे, राज्य शामिल थे। अब जिन्हें मुख्य 4 श्रेणियों में क्या करा गया था, बांटा गया था, ए बी सी एंड डी। आपको पता है 4 जगह थे, 4 तरीके से इनको बांटा गया था, 4 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों को 4 पार्टों में बांटा गया था। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 हुआ था गैस। 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा भाग ए और बी राज्यों के बीच का अंतर समाप्त कर दिया गया था। अब गैस यहाँ पर देखिए कि उनके अंतर को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया, भाग सी राज्यों को समाप्त कर दिया गया, और 1 नवंबर 1956 को 14 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाकर सभी श्रेणियों को घटाकर केवल 2 कर दिया गया। अब 2 कैसे कर दिया गया, यहां पर देखिएगा, जैसे कि ये ए था, ये बी था, ए है, बी है, सी है और डी है, ये 4 तरीके के राज्य थे guys, इन 4 पार्टों में। लेकिन एट प्रेजेंट की अगर हम बातें करें, ये बिफोर था, और अगर एट प्रेजेंट की आप बातें करें
तो इस समय क्या है, यहाँ पर इस समय स्टेट प्लस यूटीज दे रखी है, यानी कि 28 स्टेट्स और 8 यूटीज में इसको डिवाइड करा गया। यहां पर किसी भी तरीके से पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी, पार्ट डी के आधार पर कोई भी भेदभाव नहीं है। क्या यहाँ पर किसी को दर्जा दे रखा है, क्या किसी को स्पेशल दर्जा दे रखा है, या किसी को स्पेशल क्या कहते हैं स्पेशल प्रोविजंस दे रखा है, या कुछ अधिकार दे रखे हैं? नहीं, कोई नहीं है। ये बता रखा है कि भैया यहाँ पर 28 स्टेट्स हैं और 8 यूटीज है। 28 स्टेट्स है और 8 यूटीज है, और भारत जो है वो क्या है, यूनियन ऑफ स्टेट्स है, राज्यों का क्या है, संघ है, इसके आधार पर बनाया गया है। तो ये जो चार थे पिछले आधार पर, इन चारों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया गया था। क्लियर गाइस? अब देखना आगे क्या कहता है। यहां पर ये बता रखा है कि किस इस आधार पर ये जो चार श्रेणियों का जो विभाजन करा था, चार श्रेणियों का जो विभाजन करा था, चार आधार पर थे। अब ये चार आधार पर बातें करता है, कैसे कि पार्ट ए में, पार्ट बी में, पार्ट सी में और पार्ट डी में किस किस को डाला गया था। अब देखो यहां पर कहता है कि जो पार्ट ए है इसमें वे राज्य शामिल थे जो कि ब्रिटिश भारत के दौरान, ध्यान रखना उस समय ब्रिटिश भारत का ही राज था, ब्रिटिश भारत के, ब्रिटिश का राज था तो उसको ब्रिटिश भारत कहा जाता था, द्वारा शासित थे, जिन्हें राज्यपाल प्रांत के रूप में जाना जाता था, जिन्हें राज्यपाल के प्रांत के रूप में। और गाइस उस समय स्टेट्स को किसके नाम से, प्रांत के नाम से ही जाना जाता था, प्रोविंस के नाम से ही उन्हें जाना जाता था। क्लियर है पहली बात? दूसरी, भाग बी कहता है इसमें वो राज्य शामिल थे जो रियासतों और रियासतों के समूह थे, यानी कि रियासतें जो थी, आप लोगों ने देखा हो ना, कई तरीके से रियासतों को बांट रखा था, अलग अलग तरीके से उनके नाम दिए गए थे। भाग सी में इसमें वो राज्य शामिल थे जो ब्रिटिश भारत के दौरान पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत और कुछ रियासतें थी, गाइस सी में। और डी में इनमें लेफ्टिनेंट गवर्नर के नेतृत्व वाले राज्य शामिल थे, और गाइस जिसमें एक था उससे हम बताते हैं अंडमान एंड निकोबार। ठीक है ना, पार्ट डी में अंडमान एंड निकोबार को क्या करा गया था, शामिल कर। तो ये चार आधार पर कहते हैं ना, ए बी सी एंड डी, इन चार आधार पर इन सभी को क्या करा गया था, बांटा गया था। स्टेट्स के आधार पर जैसे 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 स्टेट्स होते गए थे उनके आधार पर बातें करी गई थी। आप लोगों ने देखा होगा गाइज आर्टिकल 2 को, अगर 1 को पढ़ा है आप लोगों ने तो उसमें सब क्लॉज जो दे रखे थे उसमें बता रखा था कि कुछ ऐसे थे जो राज्य थे, कुछ यूटीज थी और कुछ ऐसे क्षेत्र जो अधिकृत किए गए थे। यानी कि अधिकृत के आधार पर इस समय भारत में अधिकृत का कोई कंसेप्ट नहीं है, ऐसा नहीं है कोई राज्य अधिकृत है। उस समय ले लिए गए थे, उस समय अधिकृत किए गए थे, अधिकृत क्रिय किए गए थे, लेकिन उनको बाद में किसी भी तरीके से या तो पूर्ण राज्य बना दिया गया था या उन्हें क्या कर दिया गया था, यूटीज का दर्जा दे दिया गया था, यूटीज का प्रॉपर तरीके से दे दिया गया था, यानी कि अधिकृत वाला कोई भी कंसेप्ट नहीं था। क्लियर है यहाँ तक? आगे देखिएगा। अब देखिए यहां पर किस किस तरीके से वो जो बने थे उनके आधार पर बातें करेंगे कि किस किस तरीके से जो केंद्र शासित प्रदेश थे उनको बनाया गया था। 1956 के राज्य पुनर्गठन अधिनियम ने सभी सी और डी को राज्यों को केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया, यानी कि जो सी और डी में जो दिए गए थे उनको क्या कर दिया गया, केंद्र शासित प्रदेश नाम दिया गया। अब सी और डी में कौन कौन से थे गाइस, अब यहां पर देखिएगा सी और डी को लेके अगर कौन कौन से थे जिनके बारे में बता रखा था कि इसमें वो राज्य शामिल थे जो ब्रिटिश भारत के दौरान पूर्व मुख्य आयुक्तों के प्रांत और कुछ रियासतें थी, और इसमें कुछ गवर्नर के नेतृत्व वाले राज्य शामिल थे। क्लियर है गाइस? अब देखिए एक नई श्रेणी में विलय कर दिया गया, 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए। अब उस समय 6, पहला कौन सा, अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह पहला, दूसरा है लक्षद्वीप, तीसरा है दिल्ली, मणिपुर, त्रिपुरा, हिमाचल प्रदेश, और बाद में हिमाचल प्रदेश राज्य बन गया। उसके बाद मणिपुर और त्रिपुरा को बना दिया गया। ये बना दिए गए सी और डी को मिलाकर के केंद्र शासित, और जैसे ये बनाए गए उनके बाद इनको क्या कर दिया गया, राज्य का दर्जा दे दिया गया। 1961 में दादरा और नगर हवेली जो पुर्तगाली शासन के अधीन थी। अब देखो मैंने यहां पर बताया था ना कुछ अधिकृत किए गए थे, लेकिन बाद में उन्हें किसी तरीके से हम लोगों ने पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया था, या हम लोगों ने उन्हें पूरी तरीके से केंद्र शासित प्रदेश क्या है, बना दिया था, केंद्र शासित। तो वो जो अधिकृत वाला जो शब्द था वो पूरी तरीके से खत्म होता है, ऐसा कुछ नहीं को भारत में मिला दिया गया, उन्हें केवल केंद्र शासित
उन्हें केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। क्लियर है गाइस। अब दादर नगर हवेली को पुर्तगालियों से लिया गया था, भारत में मिला दिया गया और उसके बाद उन्हें क्या है, केंद्र शासित प्रदेश क्या कर दिया, बना दिया गया। यानी कि इस समय यहां पर क्या होगी भैया, ये यूटीज होगी। इस समय यहां पर क्या होगी, ये एट प्रेजेंट में यूटी कहलाई जाने लगी। अब पुर्तगालियों से तो हमने लिया था ना, अधिकृत किया, लेकिन एट प्रेजेंट में वो क्या होगी यहाँ पर, यूटीज। दूसरा कहता है 1962 फ्रांसीसी कब्जे से हस्तांतरण के बाद पांडिचेरी पुदुचेरी एक केंद्र शासित बन गया। अब देखो यहां पर फ्रांसीसी कब्जे से ले लिया था कब, 1962 में, और केंद्र शासित प्रदेश सरकार अधिनियम 1963 के द्वारा इसे राज्य विधानमंडल प्रदान किया गया। कल मैंने आपको बताए थे ना, सिर्फ दो है, एक डहलिया और एक पुडुचेरी, जिनके आधार पर क्या है, जिनका राज्यसभा में एक तरीके से सीट से लेकर के यहाँ पर क्या है, विधानमंडल प्रदान किया गया। गाइस क्लियर है। अब ये दोनों ही अधिकृत करे थे, लेकिन बाद में किसी तरीके से हम लोगों ने इनको भारत राज्य में मिला दिया और उसके बाद राज्य का, या फिर हम लोगों ने इनको यूटीज का दर्जा दे दिया। क्लियर है यहां तक। अब देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कहता है, 1966 चंडीगढ़ को हरियाणा और पंजाब की साझा राजधानी बनाया गया। अब चंडीगढ़ जो है गाइस, आपको पता है 66 1 नवंबर 1966 को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं, यानी कि कहते हैं कि हरियाणा राज्य बना था उसमें। ठीक है ना। अब ये कहता है कि चंडीगढ़ जो है हरियाणा और पंजाब की साझा राजधानी, यानी कि चंडीगढ़ जो है हरियाणा की राजधानी और पंजाब की राजधानी, और यह केंद्र शासित प्रदेश बन गया, यानी कि इसको भी क्या बना दिया गया, यूटी बना दिया गया। क्लियर है। अब ये गाइस हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं वो यूटीज को लेकर डिस्कस कर रहे हैं, स्टेट्स के लेके अगर आप लोग पढ़ते हो तो आपकी बुक में पूरा का पूरा स्टेट्स के बारे में दे रखा है कि कौन कौन सा स्टेट्स जो था, कब बनाया था, किस तरीके से बनाया था, वो सारा का सारा उधर मेंशन किया गया है। 1987 दमन और दीव पहले गोवा का हिस्सा हुआ करते थे और केंद्र शासित प्रदेश बन गए। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम ने राज्य को दो केंद्र शासित प्रदेशों में विभाजित कर दिया, जम्मू कश्मीर और लद्दाख, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। और उसके बाद 2020 में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को दो केंद्र शासित प्रदेशों को क्या कर दिया गया, एक ही मिला दिया गया। गाइस क्लियर है। मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को दिखाया था, मैंने कल वाली क्लास में आप लोगों को दिखाया था कि किस तरीके से यहाँ पर इन दोनों को मिला के क्या बना दिया गया है, एक बना दिया गया है। यहाँ पर दिखा रखा है ना कि संसद ने 20 जनवरी 2020 को 20 जनवरी 2020 को दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव को मिलाकर एक संघ राज्य क्षेत्र बना दिया गया है, जिसका वर्तमान में दादरा नगर हवेली एवं दमन एंड दीव है। ये दोनों है, इधर दमन एंड दीव हो गया, ये दादरा एंड नगर हवेली है। इन दोनों को मर्ज करके गाइस क्या है, इन दोनों को मर्ज करके एक ही बना दिया। तो इस समय हमारा जम्मू कश्मीर, चंडीगढ़, लद्दाख, दिल्ली चार, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, अंडमान निकोबार पांचवा, पुडुचेरी 6, लक्षद्वीप 7 और इन दोनों को मिला करके 8। क्लियर है। तो इस समय अगर हम यूटीज की बातें करें तो हमारे पास कितने यूटीज है गाइस, 8 यूटीज है, 8 यूनियन टेरिटरी है और 28 क्या है, स्टेट्स है। 28 राज्य और 8 यूटीज की बात है। क्लियर है गाइस यहाँ तक। चलिए गाइस देखिएगा, जो भी पढ़ाया गया है धीरे धीरे स्टेप टू स्टेप बताया है, बस साथ के साथ इसको पढ़ते हुए चलिएगा, पढ़ते हुए चलिएगा, और उसके साथ में आप लोग इनको मिलाते हुए चलिएगा। क्लियर है ना। स्टेप टू स्टेप आप लोगों की बुक में भी दे रखा है, उसको पढ़िएगा। अब यहाँ पर क्वेश्चन मेरा आप लोगों से एक है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि वो 14 राज्य उस समय की अगर हम बातें करें, उस समय की अगर हम बातें करें तो 14 राज्य और 6 यूटीज की जो बातें करी गई थी वो कौन कौन सी थी। 6 यूटीज तो मैंने आप लोग को अभी बताई दी है। अब मेरा आप लोगों से क्वेश्चन ये है कि उस समय के जो 14 राज्य थे वो कौन कौन से थे, उन 14 राज्यों के बारे में कमेंट करके बताइएगा। क्लियर है गाइस। अब यहाँ पर ये दे रखा, अब इससे रिलेटेड गाइस कुछ एमसीक्यू हैं, उन एमसीक्यू को हम लोग देख लेते हैं। और हाँ, जो नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी गाइस, जो नेक्स्ट वाली क्लास रहेगी उस क्लास के अंदर आप लोगों को जैसे रियासतों का एकीकरण है, किस तरीके से रियासतों को मिलाया गया था, इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स है, आप लोग देख रहे हो यहाँ पर किस किस तरीके से इनको मिलाया गया था, किस तरीके से बातें करी गई थी। ठीक है ना। सभी मिल गए थे लेकिन 3 आधार पर 3 रह गए थे, एक जूनागढ़, एक हैदराबाद और जम्मू वाला केस जो आप लोगों ने सुना था। ठीक है ना।
एक को हम लोगों ने पुलिस कार्रवाई के आधार पर, एक को वोटिंग के आधार पर, ठीक है ना, हम लोगों ने ले लिया था, ठीक है ना, एक को विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के आधार पर इनको मिला लिया था। कैसे कैसे कहानी थी इनकी, इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये जो है नेक्स्ट क्लास में जो जम्मू एंड कश्मीर वाला जो कंसेप्ट है, ठीक है ना, जम्मू एंड कश्मीर वाला गाइज आर्टिकल 370 है इसको लेके, और आर्टिकल 35A है जो इसको लेके हम डिस्कस करेंगे। गाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये जो 35A जो दे रखा है, और साथ में 370 जो है आर्टिकल, इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। क्लियर है? अब हम लोग यहाँ पर इससे रिलेटेड कुछ एमसीक्यू है गाइज जो हम लोगों ने पढ़ रखा है, उससे रिलेटेड हम कुछ एमसीक्यू है जिनको हम लोग देख लेते हैं। क्या है एमसीक्यू, ठीक है ना। देखो ये पूरा का पूरा दिखा रखा है ना कि जो विधेयक था किस तरीके से आर्टिकल 370 है, आर्टिकल में इस तरीके से जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो है किस तरीके से क्या क्या इनके अंदर चेंज है, क्या है वो सारा का सारा डिस्कस करा जाएगा। नो आर्टिकल बट चेंजेस इन जम्मू कश्मीर, कि जम्मू कश्मीर के अंदर क्या चेंज हुआ था, ये सारा का। अब देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर वाला जो कंसेप्ट था हम लोग डिस्कस करेंगे कि पहले स्पेशल पावर जम्मू कश्मीर था पहले, लेकिन अब क्या, नो स्पेशल पावर्स नाउ, डुअल सिटीजनशिप थी, इस समय सिंगल है। सेपरेट फ्लैग था जम्मू कश्मीर का, लेकिन अब ट्राई कलर वाला है, ओनली वन फ्लैग। स्टेट इन चार्ज और पुलिसिंग, अब सेंटर सुपरविजन पुलिसिंग है। 370 फाइनेंशियल इमरजेंसी नॉट एप्लीकेबल, इस समय एप्लीकेबल कर दी गई है 360। नो रिजर्वेशन फॉर माइनॉरिटीज, माइनॉरिटी विल बी एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन है। इंडियन सिटीजन फ्रॉम अदर स्टेट कैन नॉट बाय लैंड एंड प्रॉपर्टी, यहाँ पर people from other state will now be able to purchase land or property Jammu Kashmir. RTI not applicable, RTI will be applicable. Duration of legislative assembly for 6 year, assembly duration in unit territory Jammu Kashmir will be 5 year। तो 5 साल की थी हमारे पहले, वहां 6 साल की थी, इस समय 5 साल की। बहुत सारा चेंजेस हुआ था, क्या क्या हुआ था, किस तरीके से हुआ था, इन सभी चीजों के बारे में गाइज हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है ना। चलिए अब यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं गाइज इससे रिलेटेड जो कुछ एमसीक्यू है, उन एमसीक्यू की हम लोग बातें कर लेते हैं, ठीक है ना। चलिए बताइए जल्दी से, पहला क्वेश्चन आप लोग की स्क्रीन पर ये रहा। संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। संघ और उसके क्षेत्र के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा, जल्दी से ध्यान दीजिएगा और क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। क्लियर है? संघ और उसके क्षेत्र, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसका उल्लेख संविधान के भाग 1 में किया गया है। गैस मैंने आप लोगों को बताया था संघ और उसके राज्य क्षेत्र को लेके कि पार्ट 1 में इसका डिस्कस किया गया है। क्लियर है? दूसरा कहता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 से 5 तक संघ और उसके क्षेत्र को समर्पित है, यानी कि 1 से लेके 5 तक उसके। गैस ये गलत है, क्यों? क्योंकि पार्ट 1 की अगर हम बातें करें तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेके 4 तक का जिक्र करा गया है, ठीक है ना। अभी आप लोगों को बताया था कि आर्टिकल 1 से लेके 4 तक का, पहला जो है यूनियन ऑफ स्टेट्स, दूसरा जो है नए राज्यों का प्रवेश और स्थापना, तीसरा जो है उनके नाम क्षेत्रों में सीमाओं में परिवर्तन को, और चौथा वो है 2 और 3 में जो भी है आंतरिक को लेकर कोई संशोधन नहीं, अगर बाहरी को अगर देना है तो उस आधार पर 368 का हम लोग प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। और पांचवा जो आर्टिकल है गाइस वो रिलेटेड है किससे? सिटीजनशिप से, यानी कि पार्ट 2 के अंदर, पार्ट 2 के अंदर आर्टिकल 5 से लेकर के 11 तक किसके बारे में बातें करता है? नागरिकता के बारे में बातें करता है। तो यहां पर गाइस पहली स्टेटमेंट अबाउट ट्रू, सिर्फ पहली स्टेटमेंट सही है, यानी कि सेकंड स्टेटमेंट गलत है। 1 से लेके 5 तक के बारे में बातें नहीं करी गई, 1 से लेके 4 तक के बारे में बातें करी गई। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, कहता है निम्न में से भारतीय संविधान के अनुच्छेद 1 में किसका उल्लेख नहीं किया गया है? गाइज यहां पर इस क्वेश्चन को इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से देखना है गाइज, आप लोग इंग्लिश और हिंदी दोनों तरीके से पढ़ना है, क्योंकि हिंदी में आप लोग पढ़ोगे तो गाइज सही दिखेगा, लेकिन जब इंग्लिश में पढ़ोगे तो आप लोग यहाँ पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमी जरूर निकालोगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन को जो है गाइज आप लोग को इंग्लिश में भी देखना है। देखिए क्या कहता है
कि भारत राज्यों के संघ के रूप में, गाइस हिंदी में तो है लेकिन इंग्लिश में देखिए इंडिया एज अ फेडरेशन ऑफ स्टेट्स। गाइस यहां पर जो वर्ड लिखा हुआ है ये लिखा हुआ है फेडरेशन ऑफ स्टेट्स, और फेडरेशन ऑफ स्टेट्स की अगर हम बातें करते हैं तो वो कहां पर बातें करते हैं, यूएसए में, यानी कि वहां पर जो राज्य जो है केंद्र जो है समझौते का परिणाम है। लेकिन भारत के अंदर फेडरेशन की जगह वर्ड जो किया गया है वो यूनियन ऑफ स्टेट्स है। ठीक है ना, राज्यों का संघ है लेकिन यूनियन की बातें करी गई है, संघ को लेकर बातें करी गई है, जो कि राज्य जो है केंद्र के बीच किसी भी तरीके का समझौते का परिणाम नहीं है, कोई समझौता नहीं है, और राज्यों को भी सेंटर से अलग होने का किसी भी तरीके से कोई राइट नहीं है। तो पहले स्टेट, पहला ए गलत है, कहता है किसका उल्लेख नहीं किया गया, तो गैस ए है इसका आंसर। संघ शासित प्रदेश का किया गया, यूटीज का, स्टेट्स का किया गया, और वे क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी समय अधिकृत किए जा सकते हैं। गैस किए गए थे लेकिन उसको बाद में हमने पूर्ण राज्य का या फिर यूटीज बना करके हम लोगों ने शामिल कर लिया। क्लियर है। तीसरा देखिएगा, इस तीसरा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़िएगा तीसरे को, जल्दी देखिए तीसरे क्वेश्चन को क्या कहता है तीसरा। चलिए जल्दी से बताइएगा। क्या कहता है, भारतीय संघ अमेरिकी संघ जैसे राज्यों के बीच एक समझौते का परिणाम नहीं है। भारतीय संघ अमेरिकी संघ जैसे राज्यों के बीच एक समझौते का, गाइस क्या भारतीय संघ अमेरिकी संघ जैसे समझौते का परिणाम है? गाइस क्या राज्यों में और सेंटर में किसी तरीके का समझौता है? गाइस बिल्कुल नहीं है, सही है। राज्यों को संघ से अलग होने कोई अधिकार नहीं है, संघ विनाशकारी है, देश केवल प्रशासन की सुविधा के लिए अलग अलग राज्यों में बांटा गया। गैस बिल्कुल है, प्रशासन की सुविधा को देखते हुए अलग अलग राज्यों में बांटा गया है, लेकिन यहाँ पर किसी भी तरीके से वो सोवरन नहीं है, यानी कि सेंटर के साथ सेंटर से अलग होने का कोई भी उन्हें राइट नहीं है। तो कहता है कथन और कारण दोनों सही है, और कथन कारण का सही स्पष्टीकरण करता है। क्लियर है गाइस, चलिएगा नेक्स्ट क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 4। संविधान का अनुच्छेद 2 भारत के मौजूदा राज्यों या केंद्र शासित प्रदेशों के गठन या परिवर्तन से संबंधित है। भारत के संविधान के अनुसार नए राज्यों की स्थापना या प्रवेश से संबंधित अनुच्छेद 3 जो भारत संघ का हिस्सा नहीं है। अनुच्छेद 4 साधारण बहुमत से 2 और 3 को लागू करने का अधिकार देता है, इससे अनुच्छेद के संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाना चाहिए। गाइस अभी तीनों के तीनों कंसेप्ट आप लोगों को करवाए हैं, तीनों के तीनों बताए हैं, जल्दी से बताइए क्या आंसर है इसका। चलिए गए, जल्दी से बताइए कौन सा इसके अंदर सही है। देखिएगा, अनुच्छेद 2 भारत के मौलिक केंद्र गठन या परिवर्तन से संबंधित, गाइस 2 नहीं है, यह अनुच्छेद 3 है। और संविधान अनुसार नए राज्यों की स्थापना प्रवेश में अनुच्छेद 3 नहीं है गाइस, यहाँ पर अनुच्छेद 2 है। स्टेटमेंट सही है लेकिन अनुच्छेद 2 की जगह 3 लिख दिया गया है, 3 की जगह 2 लिख दिया गया है, ये चेंजेस करा गया है। और भारत के संविधान का अनुच्छेद जो 4 है, संसद को साधारण बहुमत से 2 और 3 को लागू करने का अधिकार देता है, और इसे अनुच्छेद 30 है, संवैधानिक संशोधन नहीं माना जाना चाहिए। गैस बिल्कुल, अगर अंदर ही अंदर कोई चेंजेस करने हैं 2 और 3 को लेकर के, अंदर ही अंदर कोई चेंज करने हैं तो वो किसी भी तरीके से संशोधन नहीं माना जाएगा। संशोधन जो होता है 368 के तहत होता है, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ सिंपल मेजोरिटी के आधार पर, साधारण बहुमत के आधार पर करा जाएगा, और वो जो साधारण बहुमत है वो किसी भी तरीके से संशोधन नहीं कहलाया जाता।
क्लियर। तो आंसर क्या हो जाएगा गाइस, इसका आंसर हो जाएगा बी। ठीक है ना, कौन सा करेक्ट है, ठीक है ना, इसका आंसर बी। चलिए क्वेश्चन और देख लेते हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 1 के अनुसार निम्न में से कौन भारत के क्षेत्र में आता है। निम्न में से कौन जो भारत के क्षेत्र में आता है गाइस, अनुच्छेद 1 के अनुसार। राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के क्षेत्र, या वे क्षेत्र जो भारत द्वारा किसी भी समय अधिकृत किए जा सकते हैं। जल्दी बताइएगा गाइस। बिल्कुल सही है, दोनों के दोनों को लेकर के ओनली 1 और 2 यानी कि 3 और 4 गाइस, इसका आंसर सी है। पहली स्टेटमेंट और दूसरी स्टेटमेंट, दोनों के दोनों जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। क्यों, क्योंकि अधिकृत किए जा सकते हैं, वो भी पहले जो अधिकृत किए गए थे वो ले लिए, तो उसके बाद उन्हें राज्यों का, पूर्ण राज्यों का या फिर यूटी का दर्जा हम लोगों ने उन्हें क्या प्रोवाइड करवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। गाइस बताइएगा क्वेश्चन नंबर 6। गाइस बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। जल्दी से बताइएगा। क्या कहता है, संसद को भारत को किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं में बदलने का अधिकार है। गाइस बिल्कुल, ये पावर जो दी गई है वो किसको दी गई है, सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं को बदलने का अधिकार है। भारत के किसी भी मौजूदा राज्य की सीमाओं के परिवर्तन से संबंधित विधेयक केवल राज्यसभा में, गाइस बिल्कुल गलत है, या तो लोकसभा में भी आ सकता है, राज्यसभा, केवल राज्यसभा वाला कंसेप्ट गलत है गाइस, ये दोनों में आ सकता है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। तो आंसर क्या हो जाएगा इस, ओनली ए, ओनली ए। क्लियर है गाइस, तो आंसर क्या है इसका, ए हो जाएगा। क्लियर है। चलिएगा एक क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, भारत की संसद ने बनाने के लिए 1956 में राज्य पुनर्गठन अधिनियम पारित किया गया था। अभी पढ़ाया था कि जब 1956 का जो पुनर्गठन अधिनियम थे उसको पारित किया गया था, तो कितने उस समय कितने राज्य और केंद्र शासित प्रदेश थे। तो गैज आंसर है आपके 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश जो थे उस समय दिए गए थे। क्लियर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8। पुनर्गठित किया जा सकता है, गाइस पढ़िएगा। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय संविधान के अनुसार भारतीय संघ के राज्यों को पुनर्गठित किया जा सकता है या उनकी सीमाओं में परिवर्तन किया जा सकता है। संघ की संसद साधारण बहुमत से, दोनों सदनों का 2/3 बहुमत से, दोनों तिहाई और विधानमंडल की सहमति या संबंधित राज्य सरकारों की सहमति से केंद्र। अब मैंने क्या बताया था गाइस, 2 और 3 को लेके अगर हम बातें करें, आर्टिकल 2 और 3 को लेकर के अगर हम बातें करें, तो जो भी बदलाव होगा वो सिंपल मेजोरिटी के आधार पर होगा, ना कि स्पेशल मेजोरिटी के आधार पर। और सिंपल मेजोरिटी जो है वो गाइस 368 के अंतर्गत नहीं आती है। तो संघ की संसद साधारण बहुमत से ऐसा कर सकती है, ये सही है। 2/3 बहुमत नहीं है, 2/3 बहुमत नहीं है, राज्य से सहमति से गाइस ये नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, सिर्फ ए आंसर हो जाएगा। क्लियर है गाइस। तो यहां तक हम लोगों ने करा है, इसके बाद हम लोग मिलते हैं गाइस आप लोगों से कल वाली नेक्स्ट क्लास में। देखते हैं आगे वाले कंसेप्ट को, तो इसी के साथ आप लोगों से विदा लेते हैं। तब तक के लिए गाइस बाय एंड टेक केयर। इसको ध्यान से पढ़िएगा गाइस और एमसीक्यू को ध्यान से लगाइए। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर गाइस, थैंक यू।